प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मुल्क में दहशतगर्द हमलों में तेजी। गवादर और तुर्बत में बीएलए के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के बाद शांगला में खुदकुश बमबार ने बारूद भरी कार चीनी इंजीनियर्स की बस के साथ टकरा दी। 5 चीनी इंजीनियर्स समेत 6 अफराद हलाक। शाहराह कराक्रम बंद, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सफारत खाने आमद, हलाकतों पर ताजियत का इजहार। चीन ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल के पीछे खुफिया हाथ कौन से हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। जजेस के बेडरूम की खुफिया कैमरों से निगरानी का इंकशाफ, खुफिया इदारे पर इल्जाम लगा दिया। कौन कौन से जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखे हैं और खत में क्या कुछ तहरीर किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। बुशरा बीबी ने 3 अहम शख्सियात पर इल्जामात आयद करते हुए खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने दोबारा डोनाल्ड लू को अपने निशाने पर रख लिया। जेल में बंद कारकुनान की रिहाई के बदले एक अहम पेशकश कर दी। वो पेशकश क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी ने। उनसे बात करेंगे ये जो 6 जजेस के खत का मामला है उस पर, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर जैदी। वालेकुम सलाम रबिया। कंबर, आपकी क्या हाल चाल है? और ये बताइए सबसे पहले कि ये जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, खौफनाक किस्म का कहा जाएगा तो ये गलत नहीं होगा, खत सामने आया है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है। पहले तो बताएं कौन से 6 जजेस हैं और इसकी क्या डिटेल्स हैं। देखिए रबिया, ये एक लेटर सामने आया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया है। ये लेटर बेसिकली आप इसे एक बॉम्ब शेल कहें कि हमारी जो अदलिया की तारीख है उसमें ये कहना कम नहीं होगा। उसकी वजूहत ये है कि इस लेटर में बड़े सीरियस एलिगेशन हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन पे लगाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव पे लगाए गए हैं। और इस लेटर में डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात की गई है कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है कोर्ट की कार्रवाइयों को इन्फ्लुएंस करती है, जजेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है उनके रिश्तेदारों के थ्रू, उनके बेडरूम्स में वीडियो कैमरों के जरिए उनकी जो है सर्विलेंस की जाती है, उनकी वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर मुख्तलिफ एक जज के ब्रदर इन लॉ को जो है अगवा किया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स का इसमें बताया गया, वो लगाए गए। और फिर ये तमाम चीजें जो है वो डायरेक्टली एक इदारे पे जिसे हम प्रीमियर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उस पर ये इल्जामात लगाए गए हैं कि उनके ऑफिशियल्स इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये तजवीज दी है कि इस पर वो कन्वेंशन बुलाएं। इस चीज को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक के साथ भी हाईलाइट कर चुके हैं। उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तमाम मामलात हैं और जो हमें इन्फ्लुएंस बाहर से किया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। ये तमाम चीजें वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ एक मीटिंग में भी उनको कह चुके हैं कि ये इस तरह से हो रहा है जिसकी वजह से अदलिया की आजादी पर हर्फ आ रहा है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसके बाकायदा तौर पर सबूत इन लोगों के पास हैं। अब इसमें थोड़ी सी अगर डिटेल इस खत की मैं आपको बताऊं तो इस खत में बाकायदा तौर पर लिखा गया कि किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, किस जज को इन्फ्लुएंस किया गया। आते हैं इस पे, कंटेंट पे आते हैं। मैं एक दो सवालात थे, हालांकि रबिया का ये है कि उन्होंने करने होंगे। ये टोटल इनकी कितनी थी, इनकी स्ट्रेंथ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं सर टोटल, कोई अगर आपके पास नंबर्स हों? तकरीबन क्लासा साहब 12 से 14 जज हैं। तो 6 ने लिखा है, बाकी 6 ने क्यों नहीं लिखा सर? मतलब अगर लिखते तो सारे लिखते। इंटरफेरेंस हो रही है जो यकीनी तौर पर जजेस कह रहे हैं तो हो रही होगी। बाकी 6 ने या 7 ने क्यों नहीं लिखा सर? सिर्फ 6 जजेस का मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जिन्होंने इस पर साइन करके भेजा। नासिर साहब, होता यह है कि तमाम जजेस को एक तो अप्रोच नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो अप्रोच जिनके पास अहम नोयत के मुकदमात लगते हैं तो उनको अगर कोई अप्रोच किया जाए और मुसलसल इंटरवेंशन हो रही हो तो अमूमी तौर पे ये देखने में आता है कि जजेस इस तरह का स्टेप लेते हैं। इससे पहले हमारे सामने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस है जिसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इन्हीं इल्जामात को दोहराया था और उसका इस लेटर में रेफरेंस भी दिया गया है और वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है। सर एक और बात बताएं कंबर, ये जो मैंने पढ़े हैं सारे, ये कोई 12-15 पेजेस के ये पूरा लेटर्स है, नेक्स्चर्स हैं, वेरी शॉकिंग, जैसे आपने कहा बमशेल।
ये मोस्टली वाकयात उस दौर के हैं जब यहाँ उमर अताब बंदयाल साहब ये चीफ जस्टिस थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और उनके दौर में कोई इस तरह का लेटर, इस तरह की तजवीज़ पेश की गई कि जनाब कि हमें इन मुश्किलात का सामना है, आप इस पर एक फुल कोड बनाएं, मीटिंग कॉल करें। ये मोस्टली तो सारे वाकयात उमर अताब बंदयाल साहब के दौर के हैं सर, उनके दौर में हो रहे थे ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज़। जी, आप ये कॉन्टिन्यूटी के साथ है, ये कुछ उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में हुए हैं और कुछ जो है वो अभी भी जारी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में भी अगर देखा जाए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अभी किसी इंपॉर्टेंट केस में नहीं बैठे हैं, जो कि हाई कोर्ट के बड़े अहम जज हैं। इसके साथ फिर जस्टिस जो इजाज खान है, उनके पिछले दिनों के रिमार्क क्लासेस साहब आप देखें तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे सिर्फ बैठ के एक ड्रामा कर रहे हैं, असल में तो चला कोई और रहा है। उन्होंने इस तरह के जब रिमार्क दिए तो बहुत उन पर तनकीद भी हुई कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं। तो आज ये लेटर भी हमारे सामने आया है। मेरा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको याद आ जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खूबसूरत रिपोर्टिंग करते हैं, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट्स आई मस्ट से। ये एक दफा तो उमर अताब बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो खबर आई थी कि DGISI जो है इनको जाके इनके चेंबर में मिले थे, शायद उनके साथ अब मतलब उनके ऑपरेशन के भी उनके DG वगैरह जो थे वो भी साथ थे, तो उमर अताब बंदयाल साहब भी उनको वहाँ मिलते रहे, अपने चेंबर में मिलते रहे। मेरा ख्याल उन दिनों भी केसेस चल रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो अब बंदयाल साहब ने तो मतलब ये तो प्रैक्टिस वो खुद करते थे, ये इंटेलिजेंस ये इदारों के सरबराहों की या ऑपरेटिव्स को मिलने की। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था तो फिर तो वो जो उन्होंने खत में लिखा है जी कि मुसलसल इंटरफेरेंस हो रही थी, तो फिर तो कैसे रोकी जा सकती थी कि चीफ हिमसेल्फ इज रिसीविंग देम इन हिज चेंबर्स। बड़ा जबरदस्त रेफरेंस ये कि बेसिकली वो वाली बात है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे, तो DGISI जो है और DGMO उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से उनके चैम्बर में मुलाकात की थी और बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी। ये मीडिया पे खबर आई, लेकिन इसकी बहुत सारी तफसीलात मीडिया पे नहीं आ सकी और बहुत सारी तफसीलात शेयर भी नहीं मीडिया पे की जा सकी। अलबत्ता बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये मुलाकात की थी, लेकिन क्लासर साहब, इसमें अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी DGISI से मुलाकात करे और वो किसी केसेस के हवाले से हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। एक जज के लिए ये जेब नहीं देता है कि वो किसी भी हाई इन्फ्लुएंशियल ओहदे पर बैठी सीक्रेट जो एजेंसी है उसके ऑफिशियल से मुलाकात करे। और मेरा ख्याल से इसी को मुद्दा बनाते हुए इन 6 जजेस ने प्रिंसिपल स्टैंस लिया। और वो अच्छा, एक और कमर बताइएगा कि ये जो इंटरफेरेंस कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने हिम्मत की है, लेटर लिखा है, वी मस्ट अप्रिशिएट देम, फेयर इनफ, तो इस तरह की इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही होगी, आपका ख्याल है? उनके जजेस से भी मुलाकातें हो रही होंगी, उन्हें भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा होगा। अगेन यहाँ भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट केसेस है, अगर इस्लामाबाद में ये हो रहा है, इसके बदले लाहौर में भी हो रहा होगा, आपका ख्याल? लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर क्वेटा, सिंध वगैरह तो चले दूर हैं, पेशावर को साइड पे कर देते, लाहौर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट, वहाँ भी बड़े सियासी केसेस जाते थे। सो डू यू थिंक कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें हो रही होंगी? और सबसे बढ़कर क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा कि 15 जजेस हैं, वहाँ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जनाब उन्होंने कभी शिकायत की हो कि हाँ जी देखें? हाँ, एक दफ़ा की थी मेरा ख्याल काजी फैज़ ईसा साहब ने, उन्होंने कहा था जनाब मेरी फैमिली को अगर उनको हरासमेंट की जा रही है, उनकी टेलीफोन टैपिंग हो रही है, उनको चेज किया जाता है मेरे फैमिली के अफेयर्स में। उन्होंने मेरा ख्याल एक दफ़ा ये बात की थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था इमरान खान साहब ने और उन्हें सदर आरिफ अलवी साहब ने भेजा था। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कुछ हो रहा है इंटरफेरेंस। क्लासर साहब, एक तो अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो किसी और जज ने अगर नहीं किया तो हम फैक्ट्स की बुनियाद पे तो यही कहते हैं कि दूसरे जजेस के साथ ये कुछ नहीं हो रहा है, इस वजह से ना कुछ फैक्ट्स पे बात आई है और ना ही कोई ऐसी चीज हमारे सामने है जिसके शवाहिद की बुनियाद पे हम कह सकें कि मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी उनके सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इंटरफेरेंस कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट जरूर मौजूद हैं जिसकी बिना पे आप ये प्राइमा फेशियाई बादियों नजर में ये कह सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रही, ये इंटरफेरेंस लाहौर हाई कोर्ट में भी हो रही है और कुछ ना कुछ इसका हिस्सा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं इस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि जब हमारे पास शवाहिद होंगे तभी हम ये बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे आपके प्रोग्राम में कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। अभी जो डायरेक्टली हमारे सामने मामला है
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ अगर एक जज उठ के कहता तो और अलग बात थी। लेकिन अब जो 6 जजेस की जानिब से कहा गया है, 6 जजेस की जानिब से एक ही मुद्दा अपनाया गया कि इंटरफेरेंस हो रही है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो रही है, और उनकी न सिर्फ इंटरफेरेंस हो रही है बल्कि उनकी सर्विलेंस भी की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ क्वाइट बिग थिंग, और जिसपे हमारे अदलिया को भी सोचना है, हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को भी सोचना है। अच्छा कमर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ये मैंडेट है और इस पे कोई कार्रवाई हो सकेगी? देखें, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मैंडेट में बिल्कुल ये वर्किंग ऑफ द जजेस के हवाले से है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मैंडेट में ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के हवाले से। इस पर वो बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको अभी रिसेंटली मैं जजमेंट का हवाला आपको दे देता हूँ, जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में आई है, जिसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि उस टाइम की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बिल्कुल जो है कानून पर अमल नहीं किया था, और उस टाइम एक जो इल्जाम लगाया गया बजाय उसके कि इल्जाम की तहकीकात होती, उन्होंने डायरेक्टली ये किया कि उस जज साहब को ही फारिग कर दिया। तो अब जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर ये जजमेंट के ऑथर हैं तो उनके पास बड़ा जबरदस्त मौका है कि वो अब ये तमाम चीजें आई हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस पर बैठे और वंस फॉर ऑल। आप क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको मतलब आइडिया हो जाता है, रीडिंग हो जाती है माइंड सेट का, जो बेंच में जो बैठे हुए जजेस साहबान हैं क्या माइंड है। अब इस लेटर के बाद आपकी क्या रीडिंग है कि इस पे काजी फैज ईसा साहब ये बुलाएंगे एक फुल कोर्ट या जुडिशियल काउंसिल का इजलास, और तमाम इन 6 जजेस को बुलाया जाएगा कि वो आएँ और उनको अपनी कंप्लेंट या जो भी हैं ब्रीफ करें, डिस्कशन हो, डिबेट हो, और उसमें फिर वो क्या करेंगे, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के साहब को बुलाएंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिकॉर्ड हमें देखें और खुद इस लेटर को भी पढ़ें जिसमें वो कहते हैं हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मीटिंग करके भी उन्हें कन्वे किया है, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। लेकिन और दो जजेस जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अब चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने बड़ा लंबा टेन्योर गुजारना है, वो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं। फिर अगले जो है इसमें जस्टिस मुनीब भी शामिल हो गए, और जस्टिस मुनीब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो अब फॉर्मेशन है वो इसको, क्योंकि वहां पे कंसेंसस के साथ डिसीजन होता है, तो वो इसको जरूर आगे लेके जाएगी, हम इसको आगे मामलात को करेगी। लेकिन अगेन जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, और वो उनका इस्तेकाक होता है कि वो इसका इजलास बुलाएं, इस मामले को देखें और इस मामले को किस तरह से टैकल करना है करें। शौकत अजीज सिद्दीकी वाली जो शौकत सिद्दीकी साहब पे आते हैं, जरा मैं ये देख रहा था, नाम देख रहा था, वेरी ऑनरेबल जजेस, वेरी पावरफुल जजेस, आई मस्ट से, मतलब है वो उनके बारे में इंटेग्रिटी, उनका करेक्टर बड़ा वेरी स्ट्रांग। ये सारे न्यू कमर्स, सारे तो नहीं, मैं 2 को तो मैं जानता हूँ कि न्यू कमर्स हैं, यंग हैं, मतलब है इसमें जस्टिस ये तारक महमूद, ये जहांगीरी साहब हो गए, फिर उसके जस्टिस बाबा सितार साहब हो गए, ये 2 तो मैं जानता हूँ यंग हैं, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही मेरा ख्याल है कुछ कपल ऑफ ईयर्स दे वर इंडक्टेड। So these मतलब young judges are resisting and मतलब standing against these practices। साहब आप जैसे जरा बाबर सत्तार साहब के पिछले जो ऑर्डर्स हैं उनको जरा उठा के देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ ऑर्डर दिया, जबकि मालूम था कि कोर्ट में बार बार ये बात होती रही कि डीसी साहब अगर अदालतों के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे तो कहाँ से उनको अहकामात आ रहे थे कि उन्होंने जो 9 मई में मुलव्वस अफराद थे उनको दोबारा से पकड़ा, अदालत उनको छोड़ने का हुक्म जमानत दे रही है, लेकिन उनको एमपीओ ऑर्डर्स के तहत दोबारा से गिरफ्तार किया गया। तो लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो कर रहे थे, जस्टिस बाबर सत्तार ने स्टैंड लिया, उस पर डीसी साहब को जो है वो सजा सुनाई। लेकिन वो अलग बात है कि वो सजा हाई कोर्ट के ही बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस साहब थे उनके से मुअत्तल हो गई। तो बड़े बोल्ड जजेस हैं ये जस्टिस बाबर सत्तार, बड़ा जब सांस लेते हैं तो इस पे फैसले भी देते हैं, खड़े रहते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से ऐसे रिमार्क साहिब लोज तलबा केस में वन कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, तो वो बड़ा उन्होंने बैश किया सिक्योरिटी एजेंसी को, बैश हमने कंबर थोड़ी सी तरीकी तौर पर देखें 90s का, मैं पीछे नहीं जाता, चले मतलब मार्शल आर्ट्स थे उनका, जनरल जिया साहब का था, या भुट्टो साहब ने जैसे, मतलब वो लाइक इट और नॉट बैड, अगेन दैट्स अ फैक्ट कि अगर आईएसआई को जो पावर दी गई थी सर्वेलेंस की, बगिंग की, मतलब है ये सारी उसमें आपके पॉलिटिशियंस हों, आपके बिजनेसमैन हों या जर्नलिस्ट जो भी हों,
उनकी सारी की सारी वो करने की जासूसी के हैं, स्पैइंग के हैं, वटेवर। भुट्टो साहब को रोजाना रिपोर्ट जाती थी और उन्होंने बकायदा एक डेस्क बना दिया था आईएसआई में कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनकी उनको रिपोर्ट देते थे और उनकी जासूसी की जाए, टेलीफोन टैपिंग वगैरह सब कुछ उन पर वर्बैटम जाते थे। तो भुट्टो साहब ने काम शुरू किया था, आईएसआई को असाइन किया था कि आप काम कर। उनके बाद किसी ने वो नोटिफिकेशन जो उसको वापस नहीं लिया। तो ये तो हम देखते रहे 90s में बहुत बड़े स्कैंडल्स आए जजेस के। उस मतलब आपको याद होगा चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने शिकायतें की, उन्होंने कहा जी मेरे फोन जो है टैपिंग हो रही है। इसी तरीके से और बहुत सारे जजेस से वो शिकायतें करते थे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ ना, टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट्स। तो ये काम तो ये होते रहे। बल्कि आपको याद होगा, सारी बात लंबी हो गई, कि जब बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर हाई कोर्ट से सजा होनी थी तो बड़ी मशहूर ज़माना टैप्स आई थी, उनकी गुफ्तगू हो रही थी मलिक कयूम साहब की, मरहूम साहब की, उनके रहमान मलिक ने सॉरी उनकी हो रही थी अगर सैफुर रहमान से और शहबाज शरीफ साहब से, वो मर्जी की उनको सजाएं दिलवा रहे थे बेनजीर भुट्टो साहबा को और आसिफ अली जरदारी साहब। सो टैप करके बाद में वहाँ लंदन के संडे टाइम्स आई थी। सो टैपिंग हो या उनको इन्फ्लुएंस करना हो जजेस को, जुडिशरी को, वो तो सियासी हुक्मरान भी करते रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी करते रहे, जिसके एविडेंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं। कि उस वक्त ये इल्ज़ाम लगता था, चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि मेरे यहाँ पे बैठे जो हैं उस वक्त के जो हुक्मरान थे बेनजीर भुट्टो साहब जरदारी साहब पे, वो कहते थे कि मेरे टेलीफोन टैप करा दे। आपको याद होगा लगारी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि मेरे और मेरी फैमिली के टेलीफोन वो टैप होते थे बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत में जब इख्तलाफ हुए थे। तो ये काम तो बड़ा पुराना है भाईजान। बिल्कुल क्लासा साहब, आपने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं बिल्कुल वैलिड हैं। मलिक कयूम साहब की जो है वो ऑडियो टेप, मेरा ख्याल से जिस तरह से हर बच्चे को आजकल पता है, जजेस बिल्कुल इस तरह से फोन पे मामलात करते भी हैं और हमारी तारीफ रही है कि मामलात डन भी करते हैं और फिर एक्सपोज भी होते रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक पुराना, सिर्फ इनकी नहीं पॉलिटिशियंस की होती रही है। सेनेट कमेटी में बारहा ये मुद्दा उठता रहा है कि सेनेटर, चेयरमैन सेनेट, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में ही, बल्कि ये पीडीएम का दौर था कि जब वहां से टेपिंग के मामले पर एक कमेटी बना दी गई थी। तो ये कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं। अगर किसी को टेप बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, उसका फोन डब किया जा रहा है, तो जजेस की सर्विलेंस तो इस मुल्क में। लेकिन ये तो नई बात है, जैसे आपने भी कहा शुरू में कि पहली दफा 6 जजेस ने किसी हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस को और बाकी जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं कि हमारे साथ ये कुछ, इतनी डिटेल में तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी कोई जज साहब ने, जुडिशरी ने या किसी, उन्होंने बैठ के, मतलब 6 जजेस, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ ए हाई कोर्ट। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं। एलिगेशंस आर मोर सिवियर कि बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए जाएं। ये फाइंड आउट करने की भी जरूरत है कि पहले एक आध जज बोलता था, जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी बोल पड़े, कोई और जज बोल पड़ा। आखिर हम इस महज पे क्यों आए हैं कि हाई कोर्ट के 6 जजेस जो कि सिटिंग जजेस हों, जो कि मुकदमात मुख्तलिफ सुन रहे हो, सियासी नोयत के भी, दीगर नोयतों के भी, वो इतने सवेर किस्म के इल्जाम लगाए, जिसमें किसी का कहा जा रहा हो कि किसी के ब्रदर इन लॉ को उठा लिया गया, जिसमें कहा जा रहा हो कि उनके बेड रूम की सर्विलेंस हो रही है, जिसमें कहा जा रहा हो कि उनको किसी उनके रिलेटिव के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश की गई है। तो ये जो 6 जजेस हैं, इनका प्रेशर बहुत है। ये सिटिंग जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जजेस तस्वुर होते हैं, तो इनकी जानिब से लिखा गया लेटर मैं नहीं समझता कि बहुत आसानी से ये रद्द हो जाएगा या बहुत आसानी से ये मामला दब जाएगा। मेरा ख्याल से सुप्रीम जुडिशल, वैसे कंबार लास्ट वर्ड आपकी, मतलब इस ऑप्टिमिज्म को, उम्मीद को मैं तोड़ना नहीं चाहता। इस मुल्क में भाई जहाँ लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, आपको कल तक भूल जाएंगे कोई लेटर था नहीं था, सुबह का खाया शाम तक हमें भूल जाते हैं कि सुबह हमने सहरी में क्या खाया था या नाश्ते में या आपकी अफ्तारी में क्या था। आप जरा सब्र करें, 2 दिन गुजरने दें। इस मुल्क में इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि याद नहीं रहता सुबह कौन सा टॉपिक था, आफ्टरनून में क्या था, शाम को। हमारे लिए मसला बन जाता है कि सुबह कहाँ से शुरू होते हैं कि रात को क्या टॉपिक लेके बैठे। बड़ा थैंक यू वेरी मच, आपकी उम्मीद पे कायम रहे। लेकिन वही वाली बात, इस मुल्क में बड़ा कुछ हो गया भाईजान। बहुत शुक्रिया। कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे जो मौजूदा सूरत हाल रही है इस खत के हवाले से। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से टेररिज्म पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आई है, गवादर, तुर्बत और अब ये शांगला का जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल कयूम साहब मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की एक वेव है
और बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव है। हमने देखा 20 मार्च को गवादर में टेररिज्म अटैक हुआ, फिर उसके बाद तुर्बत में, फिर उसके बाद अभी ये जो शांगला में हुआ, 5 चीनी एहलकार इसमें जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। ये बताएगा कि ये इस वेव की क्या वजह आपको समझ में आ रही है, ये जो एकदम से सर उठा रही है दोबारा? और गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे कल भी हुआ है, 8 लोग वहाँ दहशतगर्द मारे गए हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे ये कहना चाहता हूँ ना कि ये बात तो ठीक है कि हम अपने तौर पे पाकिस्तान के इंटरनली हम वो कुछ नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। मसलन ये कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस खराब रहे, मसलन हुकूमतें इंटरप्ट होती रहीं, मसलन मार्शल लॉ है, मसलन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी और गवर्नेंस पुअर थी वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेजर फैक्टर है ना जो पाकिस्तान को इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है वो एक्सटर्नल रहा है। और अब जब अल्लाह का ये करम है कि आप देखें इलेक्शन हुए, ओथ ले ली गई, हम सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरे, मुल्क आगे एक जज्बे के साथ शहबाज शरीफ साहब आ गए जो कि नोन है फॉर डायनामिज्म। फिर हमारे इन शरीफ फैमिली के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अभी फिर एक और बाहर फ्रस्ट्रेशन है और वो है कि सी पैक को आगे न चलने दो। तो आप देखें कि सी पैक के दोनों किनारे एक दासू डैम की साइड भी देख लें, जो कोहिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां ये हमारा इंपॉर्टेंट डैम बन रहा है जो इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ देना शुरू करेगा और अगले साल तो मुकम्मल होना है। ये तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। $4 बिलियन का प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक है उस सेंस के अंदर। और उधर आपको पता है कि गवादर की पोर्ट है, और ये जो गवादर पे आपने हमले की बात की, तुर्बत वगैरह, और ये कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से इस सारी चीज को सबोटाज किया जाए। तो हमें मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह के करम से हम आगे चलेंगे। नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे फौजियों पे भी जो हमले हो रहे हैं और ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, दिस इज ऑल। आप ये देखें कि ये जो टेररिस्ट हैं ये ऐसे ऑपरेशन नहीं हो सकते। मैं तो खुद चूंकि एक सोल्जर हूं, एक सिपाही हूं, आप देखिए इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए नंबर 1, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए वेपन्स चाहिए, इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए, और इसके लिए एक प्लान चाहिए टोटल इन टोटलिटी। अभी देखिए कि अगर अफगानिस्तान मुंबई वहां से कुछ चीजें हो रही हैं तो वो वहां ताजिकिस्तान में तो नहीं हो रही, ना वो ईरान में कर रहे हैं, ना वो आपने बड़ा किसी और जगह पे हो रहा है। आपने सर तफसील से बताई चीजें कर, नो ऑफेंसेस टू एनीवन सर। ये बातें हम सर ये सुनते हुए जवान हुए हैं सर कि दहशतगर्दी का सामना है। मतलब हमारी तो 2-3 नस्लें इसमें से गुजर गई हैं सर। 40 के मतलब 40 साल होने वाले हैं 79 के बाद जब वहाँ पे इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में। तो पिछले 40 साल से तो यही गुफ्तगू हो रही है सर, प्लान बन रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा रही है। हर दफ़ा जो भी मतलब नया बंदा, नई कमांड, नई लीडरशिप आती है, यहीं से शुरू करती है कि जनाब हमने इनकी दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे या हमने तोड़ दी है। तो कुछ दिनों बाद पता चलता है वो तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है सर, बैक टू स्क्वायर 1। तो ये तो 40 साल से सर हमारी स्ट्रेटजी बनी। अमेरिका में एक 9/11 हुआ सर, उन्होंने फिर नहीं होने दिया। वहाँ ब्रिटेन में एक ही 7/11 हुआ था 2006 में मेरा ख्याल है, उन्होंने दोबारा उस तरह चीज़ें नहीं होने दी। हमारे यहाँ क्यों रिपीटेडली ये चीज़ें मतलब हो रही हैं? जी सर। जी रऊफ भाई, देखिए ब्रिटेन इज एन आइलैंड विद सेफ बॉर्डर्स। ये अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट, उसका भी आपके है अपने तौर पे। बट इवन देन आप ये सोचें कि वहां भी दहशतगर्दी के हमले तो हुए, और अभी रशिया एक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। अगले दिन आप देखते हैं क्या होगा। हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी की जो वबा है उसकी वजह ये इस खित्ते में जहां हम रह रहे हैं, ये एक बड़ा टर्माइल ज़दा एक खित्ता है, और इसके इर्द गिर्द एक तरफ इंडिया है जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, और वो ट्रेनिंग करता है। बलूचिस्तान में भी अल्लाह, आपने देखा ये जो कुलभूषण यादव वाली सामने है, यहाँ भी उनके कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में, जो सारे जो थे वो सिपाही जासूस खाने थे। तो इसलिए, और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के टाइम में ये नेक्स्ट इलेक्शन प्लान बना था, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बशमूल तहरीक इंसाफ और आर्मी की क़यादत और सब। फिर जब नवाज शरीफ साहब हर सूबे में गए, चेयर की, वहां चीफ मिनिस्टर भी, गवर्नर भी, कोर कमांडर भी, डीजी रेंजर्स भी, आपके आईजी भी, आपके वो सारे लोग हुए,
और अल्लाह का करम है कि वो डाउन हो गया ना, उसके अच्छा बाद सर, तो फिर मैं वो एक बिल्कुल। और चीज़ सर, आपने अभी इंडिया की बात की सर, इसहाक डार जी साहब ने वहाँ पे लंदन में हाई कमीशन में बैठ के एक बात की कि पाकिस्तानी ताजर चाहते हैं कि काफ़ी हो गया हमारा, इंडिया से कोई ट्रेड नहीं है, हमारा आना जाना नहीं है, बॉर्डर्स बंद हैं, तल्लुकात बंद हैं, वीज़े बंद हैं, मतलब इंपोर्ट नहीं हो पा रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, वाया उन्हें वहाँ से हांगकांग या मतलब बैंकॉक या इधर से दुबई वगैरह के ज़रिए वो सामान मंगाना पड़ता है। तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि हमें इंडिया से रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए, ट्रेड हमें शुरू करने चाहिए। और अभी हमने ट्रेड मिनिस्टर लगे हैं पूरी दुनिया में पॉइंट के, इंडिया में नहीं लगे, विच इज़ आवर नेक्स्ट बॉर्डर, मतलब जो हमारा नेक्स्ट नेबर है, कोई 1-1.5 अरब आबादी का, हमारी तो उससे ट्रेड ही नहीं होती, हमारी तो उससे बातचीत भी नहीं हो रही, जो हमारी तरह की शक्लें, हमारी तरह की जबान, आलमोस्ट कल्चर कहते हैं वो मतलब एक जैसा है, तो हम उसके साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे, हम उसके साथ ये गन मतलब गन फाइट या इस तरह की हम प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। तो हाउ डू यू फील दैट कि इसको कैसे करें कि आपको फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें ताजर कह रहे हैं कि आप इसको खोलें, बॉर्डर को खोलें इंडिया के साथ, दूसरी तरफ ये बातें आ रही है कि इंडियंस आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो कैसे होगी सर ये चीज़ें सारी? या देखिए, ये चीज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे होने चाहिए। यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर फरवरी 1948 में जब स्टूडेंट्स को खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद क्या होगी, तो उन्होंने कहा था सबसे दोस्ती, और उन्होंने फिर मेंशन किया स्पेशली नेबर्स और सुपर पावर्स के साथ। एंड देन ही सेड हम यूएन के चार्टर पे जाएंगे, और इन एडिशन टू दैट उन्होंने कहा किसी खिलाफ जारियत नहीं करेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने कही साथ, जिसको हम नहीं भूल सकते, कि लेकिन हम ऑल ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ भी खड़े होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, इंडिया और चाइना के भी बहुत से इख्तलाफात हैं, वो जंगे लेकिन लड़े उनकी अभी। को 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड भी है, ये ऐसे ही ठीक बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि यही हमारी सफारतकारी का इम्तिहान है ना। ऑन वन हैंड अगर मोदी चढ़ दौड़ता है कश्मीर के ऊपर और वहां जुल्म सितम है, वो भी प्रिंसिपल्स ये हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के कि हमने वो करना, और साथ आप ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो आपको बैठ के इन चीजों को देखना होगा ना, आपको बैलेंस आउट करना होगा। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर यही चीजें हैं। अभी आप देखिए अफगानिस्तान में से सर मुझे याद है, अमेरिकन मैं चले सॉरी गए। आपकी बात काट रहा हूँ सर, 2000 मेरा ख्याल है, गलत नहीं कह रहा था, 11-12 का टाइम था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हिना रब्बानी खान साहब आवाज फॉरेन मिनिस्टर थी। उस वक्त पाकिस्तान को इंडिया ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया हुआ था, तो हमने उसको रेसिप्रोकेट करना था, हमने भी देना था, सारी चीज़ें तय हो गई थी। उस वक्त मेरा ख्याल कांग्रेस सेक्रेटरी जो जफर महमूद साहब थे, सारे प्रोटोकॉल साइन हो गए, सब कुछ हो गया, कैबिनेट की अप्रूवल होनी थी, कैबिनेट के एजेंडे पे भी था, मैंने मिनट्स देखे, दैट्स द रीज़न, मुझे याद है, वो स्टोरी भी की थी शायद। तो उस वक्त उनको मैसेज आ गया उस वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट का, नहीं जनाब अभी आपने कुछ नहीं करना, आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देना इंडिया को, उन्होंने दिया हुआ दिए रखे। तो जहाँ पे जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में आ जाती है, वो कहते हैं सिक्योरिटी इशूज़ है, पहले वो ठीक करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। आपने भी कहा कि चाइना की और इंडिया की जंगें हो चुकी, अभी रिसेंटली वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं सर, तो वेयर इज़ अ फॉल्ट? वो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसमें वो कहते हैं रुकावट, उन्होंने नहीं करने दिया, नहीं देने दिया जनाब के इसको मत करें मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये चीजें तो हेयर से है ना, कि वो कहते हैं कि मोस्ट फेवर का स्टाइल, मैं कहता हूं ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, इन्हीं को हमने सॉल्व करना है। सर ये हेयर मेरे से ख्याल नहीं में है, ये हमें बकायदा साथ जोड़। कैबिनेट के जनरल साहब, ये कैबिनेट के एजेंडे पे था, ये हिना रब्बानी साहिबा जिंदा अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो इसकी गवाह हैं सर, ये कैबिनेट के एजेंडे पे था और कहा गया था कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं चाहती। ये जनरल कियानी साहब उस वक्त मेरा ख्याल चीफ थे। देखिए, उस इस चीज को देखा जा सकता है ना, मैं तो प्रिवी नहीं हूं कि उसको किसने रोका, क्या ये हुकूमत का सेकंड थॉट था, क्या ये कैबिनेट का डिसीजन था, क्या कैबिनेट को सिक्योरिटी एजेंसीज ने ब्रीफ किया और उनको बताया कि इसकी ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, और क्या ये देखा गया कि हम कश्मीर की कुर्बानी दे के तो इस चीज को आगे जब जाएंगे तो कश्मीरियों के ऊपर ज्यादतियां और होंगी। तो इन सारी चीजों को देखा गया। देखिए, इन दी लॉन्ग रन कौमें प्रिंसिपल्स को भी नहीं छोड़ती, ये सच्ची बात है। ताइवान पे देखना सर, देखिए कि इवन ताइवान ये पे भी नहीं चाइना कर ने नहीं छोड़ा सर, सकते। ताइवान पे देखें जी। अपना क्लेम रखा हुआ, लेकिन ताइवान पे कब्जा भी नहीं किया उन्होंने, मतलब 2 मिनट लगने थे, चाइना को कर सकते थे, लेकिन ट्रेड इंटरेस्ट उन्होंने देखी कि दुनिया हमारे पे वो लगाया कि संक्शन उन्होंने नहीं किया सर। अच्छा सर, लास्टली भी मेरा ख्याल है वी आर रनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। एक देखा कि अभी अगर कमिंग टू द टेररिज्म साइड सर, कि एक एस्टेब्लिशमेंट आती है वो तालिबान के साथ सुलह सफाई में पड़ जाती है, वो कहते हैं अब यही हल है, मैं जनरल बाजवा साहब जनरल फैज साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं जनाब कि इनके साथ सुलह होनी चाहिए, इमरान खान साहब के दौर में वो तालिबान को वापस भी ले आए, 35,000 तालिबान भी उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट कर दी। उनके बाद की जो मतलब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो कहते नहीं तालिबान से बात भी नहीं हो सकती, हम लड़ेंगे। तो 3-4 साल हम उनसे दोस्तियाँ करते रहते हैं सर, सुलह सफाई के लेते हैं, उनको वापस ले आते हैं, अफगानिस्तान में सेटल करते हैं, और फिर अगली एस्टेब्लिशमेंट आती है वो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सर ये फिर मतलब कैसे होगा सारा?
वो तो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ये थोड़ी सी इस पे डिबेट है कि हमने सुलह करनी है, जंग करनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जंग से तो कोई मसला हल नहीं होता, ये तो सच्ची बात है। सफारतकारी और डिप्लोमेसी और आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सफारती ताल्लुकात से ही मसाइल को हल किया जाता है। बाकी अस्करी या किनेटिक एनर्जी को तो आप यूज करते हैं जब जहां जरूरी हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग डिसीजन करेंगे तो उसको आपको, और गलत टाइम पे करेंगे तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा सर, वेदर इट इज इंडिया या अफगानिस्तान में बेस्ड रहा के लोग। लास्टली सर, मैं आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता था, बात करता है सर। अभी आज एक बड़ा बम शेल आया है कि जजेस ने लिखा है ये हाई कोर्ट के टू द सुप्रीम कोर्ट के, जी हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस होती है हमारे फैसलों में। आप सेनेटर रहे हैं 6 साल, बड़े मतलब अहम मौके, इलेक्शन हुए वहाँ, चेयरमैन के, डिप्टी के, बाकी वोटिंग हुई, वेरी टफ कंपटीशन। आपको भी अप्रोच किया जाता था वोटिंग के टाइम पे, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका सरबराह या चीफ की कि जनाब के फलां को वोट देना है, पार्टी का अगेंस्ट जाना है? इट एवर हैपेंड सर अब विद यू? नहीं, देखिए बात ये है रऊफ, मसला ये है कि ये जो अभी जजेस ने लिख के किया है ना, इट इज येट टू बी सीन कि इसके अंदर कितनी सदाकत है कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं। तो आई थिंक दिस नीड्स इंटरोगेशन, और इसको सही देखना बड़ा जरूरी है और इसकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वन साइडेड हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके हर चीज क्या देते हैं, लेकिन आई थिंक इनकी कभी सेनेट कौमी असेंबली में भी रही कोई इंटरफेरेंस? सेनेट कौमी असेंबली में कभी वोटिंग के वक्त, कभी उस वक्त कोई आपको अप्रोच किया गया हो कभी वोटिंग के टाइम पे सर? देखिए, अब असेंबली के अंदर भी अगर मेंबर्स के साथ आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि आप इस तरह करें, तो ये आई थिंक इट इज अनवारंटेड और ये नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, मैं तो यही कहता हूं, क्योंकि असेंबलीज को अपना काम करना है। वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो जिक्र है ना हमारे आइन में, उसमें अदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स टासर साहब से लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गया ब्रेक से पहले। ये पीएम ने तो ताज़ियत कर दी सफारत खान ने जाके, अब क्या लगता है चीन का क्या इस पर रिएक्शन होगा? चीन का ये साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बड़े डजन्स ऑफ टाइम इट हैज़ हैपेंड उनके साथ। मैं देख रहा था हमारी टीम मेंबर जो है सुमेरा, उन्होंने इस पर ये रिसर्च भी की और हमने मेरा ख्याल चल भी रहे होंगे कि कितने अब तक हमले हो चुके हैं यहाँ पर आपके इसमें इन पे चाइनीज़ पे। और चाइनीज़ ने हमेशा बड़ा शदीद रिएक्ट किया है पाकिस्तान के साथ, बल्कि पिछली दफ़ा जो हुआ था तो उस पर उन्होंने 1 करोड़ पता नहीं 14 लाख डॉलर जो है आपने पेमेंट की थी उनके जो अगर मारे गए थे बेचारे चाइनीज जो हैं, 13 लोग जो हैं उस वक्त मारे गए थे। सो एक इसमें लंबी तादाद है जिसमें जो हमले हुए थे। जुलाई 2021 का जो आपको दासू डैम के हवाले से था, दासू डैम के पीछे टेररिस्ट या सिपैक मुखालिफ बड़े अरसे से लगे हुए हैं। उन्होंने 13 पहले भी मारे थे यहाँ पे, अब दोबारा उन्होंने 5 मारे हैं। दरमियान में बहुत सारा उस पर चाइनीज जो है वो इस पर गुस्से में थे, पाकिस्तान ने कंपनसेशन की थी। अब भी पाकिस्तान को डॉलरों में ना इनकी फैमिलीज को इनको कंपनसेशन करनी पड़ेगी। और चाइनीज की एक दाद दें कि उन्होंने इसको ये गिव अप नहीं किया। ठीक है, हालांकि उन बेचारों के बहुत सारे लोग कैजुअल्टीज हुई हैं पाकिस्तान। जी क्लास साहब, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसलिए प्रोग्राम से शुक्रिया मैं आपसे भी कहूंगी और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।